बड़ा सेशन रिकॉर्ड कैसे हो, रिकॉर्डिंग सेशन कैसे होएगा समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, वो फाइल ढूंढूंगा कहाँ रिकॉर्ड होता है वो। कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। प्राइस गिरती 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 फिर थोड़ा उठने की कोशिश करती है और फिर राउंड टाइप की प्राइस बनती है। तो कैंडल जो है वो आपको ऐसे लगेगा कि ये सारी कैंडल घूम घूम के एक राउंड बना रही है, और उसी को आपको अंडरस्टूड करना है कि ये जो प्राइस है वो प्राइस एक राउंड की माफिक घूम रही है। जैसे ही वो राउंड खत्म होता है उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन, तो ये नेक लाइन जो रहता है मतलब कि हम एक राउंड मतलब एक गले का हार बन जाता है, और उसका एक मतलब कि डबल टॉप वाला एक लाइन जिसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट लगेगा। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ वो नेक है, वहां से लेके उस हॉरिजॉन्टल लाइन तक का जितना डीप है वो डीप आपका टारगेट बन जाता है। ठीक है। सेम सेम चीज इसमें है कप एंड हैंडल। तो पहले आपका ऐसे राउंड बनेगा, उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज प्राइस जाएगा, और उसके बाद में उसका ब्रेकआउट लगेगा। तो उसको कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बोलते हैं। उसमें भी से हैंडल का ब्रेकआउट के बाद जो कप का डिपनेस था वो डिपनेस जितना आपको टारगेट मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दूसरा आता है सिम इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसको हम यहाँ पर जाएंगे, उसको हम चार्ट पे देखेंगे। अभी सिर्फ पहले इसको समझ लो, समझने के बाद हम चार्ट पे लेके जाएंगे। तो ये है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर इसको बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर। रिवर्स मतलब इन्वर्टर हेड। ये प्राइस ऐसी जाएगी तो ये इसका मान लो कि फेस है, और प्राइस ऐसी जाके ऐसे। ऐसे का मतलब क्या कि प्राइस गिर रही थी ऐसे, तो नया नया लो बना रही थी। उसके बाद जब प्राइस ने नया लो बनाना बंद किया और ऊपर आया तो अगला जो लोअर हाई था वहां तक आया, फिर वापस नीचे गया, फिर एक नया हाई बनाना चालू किया। तो इस टाइप के जो चार्ट पे आपको दिखने लगते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे प्राइस ने एक लो बना दिया, फिर जो प्रीवियस लो था वहां तक दोबारा रिट्रेस किया, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट लगा। तो ब्रेकआउट लगेगा तो जितना ये बड़ा मूव था, जितना वो डीप मतलब फेस वाला जो बड़ा डीप है, उतना डीप आपका टारगेट निकल के आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और दूसरा एक होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो है वो स्ट्रेट है। इसमें कैसा होता है, प्राइस आपका ऐसे जा रहा है, नया नया हाई बना रहा है, अचानक से वो नया हाई बनाना बंद करता है, और जो पहले का लो था वहां तक आता है, रिवर्स होता है। रिवर्स होके प्रीवियस हाई था उसके नीचे, लेकिन उसके पहले का जो हाई था वहां तक वापस आता है और फिर गिर जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और उसमें आपको ब्रेकडाउन पे जो मैक्सिमम डिप, जो मैक्सिमम आपको गहराई वाला जो ट्रेड मिला जो दिखता था, उतना आपको टारगेट मिल सकता है। हाँ, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट का पैटर्न है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें चार्ट पे देख के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो हम चार्ट पे जाके देखेंगे, समझेंगे इसको। तो पहले ये दोनों को सीख लेते हैं, फिर हम फ्लैग पैटर्न को भी सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे चलेंगे, ये आपका चार्ट। उस चार्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझना है, और उसके बाद हम सीखेंगे ये आपका ये वाला सीखेंगे राउंडिंग टॉप बॉटम।
तो देखिए यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का एक चार्ट लगाया। आप देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, उसके बाद ये डीप मारा, उसके बाद वापस ऊपर गया, और यहां से ऐसा गया। तो आप देखेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, और उसका एक आपको ब्रेकआउट मिला। और ब्रेकआउट मिलने के बाद आप देखेंगे तो वो कंटिन्यू ऊपर ऊपर गया। उसका मतलब क्या हो गया कि सारे लोग किसके लिए इंतजार में रहते हैं, कि इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पे देखनी चाहिए। चार्ट पे अगर आपको इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पता चलती है तो आपके लिए, और वो नीचे की साइड स्लांट में होना चाहिए, ऐसे नहीं अभी हमने दिखाया वो नहीं, क्योंकि उसमें तो ऊपर जाने के लिए रेडी ही है, बट नीचे की साइड स्लांट है। तो ऐसे देखिए, आप अगर इसको ऐसे देख रहे हैं तो यहां से इसका ये ब्रेकआउट लगा, तो ये यहां से लगा फिर ऊपर ऊपर गया। ठीक है, तो आप वैसे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अंडरस्टूड कर सकते हो। और देखते हैं दूसरे भी, यहाँ पर देखते हैं कोई। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस टाइप से है, ये इसका हेड था, ये इसका एक शोल्डर बन रहा था, और एक ऐसे बन रहा है। तो एक्चुअली ये पार्ट नीचे होना चाहिए, तो ये हमारा वैलिड नहीं है, तो इसको हम वैलिड नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बनने की कोशिश थी, तो ये क्लियर था। एक ऐसा, एक ऐसा आया, एक ऐसे गया, और फिर इसका ऐसे ब्रेकआउट लगा, ब्रेकडाउन। बट ये वाला जो पार्ट था, इसके लिए इसको हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ बनता है, तो ये थोड़ी मुश्किल वाली बात है। अगर ये चीज नहीं होता तो आपका आराम से हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड बन सकता था। और कोई स्टॉक में है, मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बट वो ऐसे देखेंगे तो ये आपका नेकलाइन है, पूरा मतलब नेकलेस बना है, और नेकलेस का ये टॉप टूटने पे ऊपर जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये ब्रेकआउट है। उसके बाद वो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में फायदा क्या है, जो शोल्डर बना है उसका ही स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो आपको इसको चार्ट पे ढूंढना होता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हमने और क्या समझा है, कप एंड हैंडल, या फिर हमने ये भी समझा है कि राउंडिंग टॉप बॉटम। तो आप अगर इन्वर्टर कप देखते हैं तो ऐसे है, ये कप था, ये इसका हैंडल बना था, और इसका यहाँ ब्रेक डाउन लगा। ये भी ऐसे बन सकता था, कप एंड हैंडल। तो इस वाले को छोड़ देंगे तो ये ऐसे कप है, ये राउंड ऐसा है, और इसका एक हैंडल बना, और उसका ब्रेक डाउन हुआ। तो उस टाइप से आप जहां जहां भी राउंड बनती है ना, तो आपको राउंड को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से रितेश भाई હું કરું તમને ક્લાસ ચાલુ છે। हाँ, तो ये वाला जो था राउंड वाला, राउंड वाला कितने को नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो इजी है ना। जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको राउंड मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्राइस क्या करती है ना, एक जगह पे ऊपर जाती है, फिर घूमती है, साइडवेज जाती है, फिर वो अचानक से ऊपर उठती है। तो उसी को तो ये राउंड बोलते हैं लोग। उसमें आपको देखो, उसने भी राउंड में ऐसे ही बताया है ना, तो यही तो इसका कमाल है राउंडिंग।
नेकलाइन ब्रेक होने का, या फिर राउंड का नीचे का पार्ट ब्रेक होने का। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसे राउंड आया और इतने कैंडल का ये ब्रेकआउट लगा, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस आपका इधर था, ये डबल बॉटम हुआ, स्टॉप लॉस हुआ नहीं। हाँ, तो आप ऊपर का भी राउंड ढूंढ सकते हैं। ये तो डाउन ट्रेंड में से आपको राउंड मिला, बट अप ट्रेंड में से भी कभी गिरता है ना प्राइस, तो वहां पर भी आपको राउंड ही मिलता है। ये देखिए, और फिर ये और ये, और जैसे देखो ये इसका हैंडल बन गया और ये टूट गया। तो आपको कप एंड हैंडल या राउंडिंग टॉप बॉटम या नेकलाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये सारी कहानी इस राउंड की पोजीशन से पता चलता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो रही है ना बात? हो, देखिए रिकॉर्डिंग की बात इन्होंने की है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो फाइल भेजता हूँ, पर मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने वो सिस्टम पहले किया था, अब वो बंद कर दिया है। क्योंकि उससे है ना, अगर ऐसे ही होता तो मैं सारा रिकॉर्ड करके ही आपको दे देता था, है ना। क्योंकि वो वाला मेरा सिस्टम है ही नहीं, और मैं कभी रिकॉर्ड किया नहीं है। ये आपको एक बार मैं ये देता हूँ, यूट्यूब बना दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा। और अभी हम सीखते हैं वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताई, और राउंडिंग टॉप बॉटम उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो बताया। अभी हम जाते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में, है ना। तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है? देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको प्योरली वो विजिबल होता है कि ये हेड है, ये बाजू में शोल्डर दिख रहा है, ठीक है, और ये उसका उस फेस का आपको ब्रेकआउट लगता है। ब्रेकआउट लगने के बाद वो इतना जितना डीप है उतना ऊपर जाता है, ठीक है। सेम काइंड ऊपर से अगर कोई ये बन रहा है फ्लैग, अरे फ्लैग क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो उसमें भी गिरने के लिए, हाँ, और वो कंटिन्यू नहीं बनती रहती है, एक दो महीने में एक मिलेगी आपको, रोज रोज नहीं मिलेगी वो। और फिर देखिए इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो अच्छा खासा इतना तो आराम से उतना उसको मिल गया। तो ये आपको ये सीखने की जरूरत क्या है कि ये कौन से पैटर्न वगैरह, आपको टारगेट निकालने को आसान पड़ेगा कि इतना टारगेट तो आना ही चाहिए, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कहाँ पर भी आपको ऐसे महसूस होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो आप उसको ड्रॉ कीजिए और उसका फिर टारगेट डिसाइड कीजिए और टारगेट निकाल के रखिए। फिर जब भी उसका ब्रेकआउट लगेगा ना, तो आपको अच्छा खासा टारगेट उसमें से कमाने को मिल सकता है। ठीक है, अभी आज देखिए, आज टाटा स्टील का रिजल्ट था। टाटा स्टील बोर्ड का रिजल्ट जो लोगों ने, ब्रोकर लोगों ने एस्टिमेट किया था उससे शायद थोड़ा कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में है। तो अभी टाटा स्टील अगर ऊपर जाएगा तो आपके लिए क्या है, मूविंग एवरेज इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए 171 का एक रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के लिए ये 156 का एक सपोर्ट है, और 156 के नीचे 148, और ऊपर में जाएगा तो 171, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर तो और ऊपर ही जाएगा। तो 171 172 के ऊपर अगर टाटा स्टील कल टिक गया, तो फिर आप समझ लो कि अगर वो उसके ऊपर सस्टेन करता है 172 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में एक नई जान आएगी। और वो टाटा स्टील आपको जो ये 184 185 का जो उसका हाई था, है ना, वो 18 जुलाई जून वाला, वो शायद क्रॉस कर जाएगा 2-5 दिन में। तो हमें टाटा स्टील में कल ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में। तो फ्लैग पैटर्न को कैसे देखा जाता है, तो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, पहले फ्लैग पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम इन्वर्टर हेड एंड एंड हो गया। अभी आते हैं हम फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न में देखिए दो टाइप का फ्लैग होता है। एक होता है फ्लैग, बुलिश फ्लैग,
फ्लैग एंड पैटर्न मतलब ध्वजा टाइप का एक बनेगा। उसमें क्या होता है ना, प्राइस रनअप कर गई, उसके बाद उसकी कैंडल हो उस ध्वजा के अंदर हाई एंड लो, ये सारे उसी ध्वजा के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका एक ब्रेकआउट लग सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर इसको तो उसमें टारगेट कैसे डिसाइड होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया हमने, यहाँ से लेके वहां मतलब पोल का एंड से लेके पोल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक, स्टार्ट टू एंड जितना बड़ा पोल है उतना ब्रेकआउट पे, वो ध्वजा का ब्रेकआउट मतलब ट्राइंगल का ब्रेकआउट के बाद, ट्राइंगल किसका, फ्लैग का, ट्राइंगल फ्लैग का कौन सा, एक पोल है, उसके बाद एक ट्राइंगल बनेगा या वो ध्वजा टाइप का, फिर उसका ब्रेकआउट लगेगा। तो जितना आपका पोल था उतना आपको टारगेट मिल सकता है, कभी कभी उससे कम मिलता है, लेकिन वो आपको ब्रेकआउट का मतलब है कि उसमें अब प्राइस और ऊपर शूटअप हो सकती है। सेम इन्वर्टर फ्लैग होता है। इन्वर्टर फ्लैग में क्या होता है ना, प्राइस ऐसी गिरती है, उसके बाद एक साइडवेज पकड़ती है, जो हम लोग सीखे थे कि ड्रॉप बेस बनाएगा फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो पहले वाला बुलिश फ्लैग था उसमें क्या था, रैली करेगा, ये बनाएगा, साइडवेज जाएगा मतलब बेस बनाएगा, देन अगेन रैली करेगा। इन्वर्टर फ्लैग में पहले गिर गया, गिर जाने के बाद थोड़ा साइडवेज जाता है, फिर अगेन गिर जाता है। तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप वाला फैशन है। तो उसमें हमें सीखना क्या होता है, उसमें हमें देखना ये होता है कि वो जो फ्लैग बना है उस फ्लैग के अंदर सारे उसके हाई भी आ जाने चाहिए कैंडल के, और सारे लो भी आ जाने चाहिए, वही है उसका बेज वाला पार्ट। फिर उसके बाद में उसका ब्रेकआउट लग सकता है। ठीक है, वो भी हम चार्ट पे जाके देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस टाइप का भी फ्लैग मिलेगा आपको। इस टाइप का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय ध्वज टाइप का, ऊपर गया रेक्टेंगल फ्लैग बना, मतलब प्राइस रेक्टेंगल घूमती रही साइड वाइज, से साइडवेज जाने के बाद अचानक से उसने ब्रेकआउट लिया। वो तो जो ब्रेकआउट लिया मतलब बुलिश फ्लैग है, तो पहले नीचे से ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज गया, फिर उसका ब्रेकआउट लगा उस फ्लैग का, तो और ऊपर गया। तो उसमें भी टारगेट इतना ही बता रहे हैं हमने, फ्रॉम बॉटम टू एंड, वो जितना भी है उतना पोल, जितना नया पोल मतलब उतना प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है साइडवेज जाने वाला पार्ट, उसमें सारा आपका हाई एंड लो कैंडलों का आ जाना चाहिए, उसके बाद उसका ब्रेकआउट, मतलब आप एक रेंज रेंज प्ले ड्रॉ कर रहे हैं और उस रेंज में से वो बाहर निकलता है, तब जाके उसका एक ब्रेकआउट लगता है। ठीक है, तो वो जो रेंज है वो फ्लैग की रेंज, वो आपको उसमें चेक करना होता है कि ये फ्लैग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बना तो कब उसका ब्रेकआउट लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से इन्वर्टर फ्लैग एंड पेनेट बनता है, मतलब इन्वर्टर फ्लैग और उसका ब्रेकडाउन लगता है। तो पहले तो ऊपर से प्राइस गिरेगी, उसके बाद साइडवेज जाएगी और वापस गिरेगी। तो इस टाइप का जो चीज है उसको हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टर फ्लैग। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे देखने के बाद अभी जो लोग एब्सेंट है वो एब्सेंट है, लेकिन जो लोग एब्सेंट नहीं है वो लोग यहाँ पर फ्लैग को ढूंढ के बता सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर भी एक फ्लैग दिख रहा है, आप सबको दिखता है नहीं दिखता है, जिनको जिनको दिखता है बता दीजिए कितने पार्ट से फ्रॉम यहाँ से यहाँ में मुझे फ्लैग मिल रहा है। किसको मिला इसमें फ्लैग, फ्लैग मिला क्या इसमें, ये जो बताया आपने, तो ये कि यहाँ से ऐसा ऊपर गया, आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया पर ये ड्रॉप हो गया मैम, तो ड्रॉप वाला नहीं चलेगा।
अभी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ आपको इन्वर्टर फ्लैग मिलता है, ये देखिए। तो ये जो इन्वर्टर फ्लैग था, अगर उसको जाना होता था तो ये सीधा ऐसा करके ऐसे हो जाता था, बट हुआ नहीं ना। देखिए पहले भी ऐसे कभी हुआ है ना, ऐसे गिरा और फटाक से ऊपर चला, ये गिरा और फटाक से ऊपर चला, बट अब की बार नहीं हुआ। तो ये क्या था पैटर्न? ये पैटर्न था इन्वर्टर फ्लैग। ऐसे गिरा, साइडवेज गया, देन जोर का गिरा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं इन्वर्टर फ्लैग। अब स्ट्रेट फ्लैग कब बनेगा? स्ट्रेट फ्लैग को भी देख लेते हैं। अगर कोई मुझे यहाँ पर बोलता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये फ्लैग का स्टार्टिंग पॉइंट था, और अगर मैं इतना छोटा फ्लैग पकड़ता हूँ तो ये देखिए ये ऐसे फ्लैग बना था, फिर वो वापस ऊपर गया। बट इतना छोटा हम फ्लैग नहीं पकड़ेंगे, तो हम और कोई फ्लैग देते देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी सब छोटे छोटे फ्लैग है, एक ऊपर गया, साइडवेज गया, रैली बिकेम रैली हुआ, लेकिन वो उतना ढासू फ्लैग नहीं है। गिरने वाले फ्लैग आपको मिलते हैं, तो मैंने देखा है कि इन्वर्टर फ्लैग ज्यादातर बनते हैं, ऐसे गिरते हैं, साइडवेज जाते हैं और फिर वापस गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये टाटा स्टील में स्ट्रेट फ्लैग कहाँ पर है? हाँ अभी देखिए, अभी आपको एक अच्छा खासा फ्लैग मिला है, ये ऊपर गया, पूरा साइडवेज गया, देन आफ्टर ऊपर गया। तो ये वाला जो फ्लैग था वो फिर भी ठीक था कंपेयर टू दूसरा फ्लैग से। ध्वजा वाला फ्लैग भी ढूंढते हैं। ध्वजा, ध्वजा वाला फ्लैग। ठीक है, इन शॉर्ट आपको जो है इस टाइप के फ्लैगों को आपको पैटर्न को समझना है। फ्लैग पैटर्न समझ लिया तो आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि इतना तक नीचे आ सकता है या इतना तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमने फ्लैग एंड पैटर्न को भी समझा। अभी फ्लैग पेनेंट के बाद में कौन सा वाला आता है? चलिए वापस उधर जाते हैं। हमने ये वाले देखना है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये होता है आपका डिमांड जोन, सप्लाई जोन। डिमांड जोन, सप्लाई जोन। देखिए डिमांड जोन का मतलब एक प्राइस जो बन चुका था और गिरते गिरते वापस वही प्राइस पर आता है प्राइस, तो लोग क्या सोचते हैं कि वो डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिमांड जोन में इंपॉर्टेंट चीज है, या तो मल्टीपल बॉटम पे है या डबल बॉटम पे है वगैरह, वो ठीक है। लेकिन जब तक उसमें आपको एक अच्छा बड़ा है ना वाइल्ड रेंज कैंडल मिलेगा नहीं, तब तक आप उसको डिमांड जोन समझ नहीं सकते, क्योंकि वो डिमांड जोन ब्रेकडाउन भी हो सकता है और वहां से रिवर्सल भी हो सकता है। तो अगर हमने डबल बॉटम पे खरीदने के लिए रख दिया तो माल तो आ गया, लेकिन उसका गारंटी क्या, श्योरिटी क्या कि ऊपर जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो जो डाउन ट्रेंड था उसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब उसमें ब्रेकआउट लगेगा तो वहां पर बाय कर लो। एक समझ लो कि वो आपका जितना टूटना था वो टूट गया। सेम चीज जब ऊपर प्राइस भाग रही है तो पहले जहां पर एक बार प्राइस गई थी वहां पर आगे आके रुक गई और साइडवेज जाने लगी, तो आप समझ लो कि वो सप्लाई जोन का बेस बन रहा है। सप्लाई जोन है मतलब वहां से प्राइस गिर सकती है कभी ना कभी। तो वहां पर भी आपको वही यूज करना है कि ट्रेंड लाइन यूज करो। नहीं समझेगा तो आप आपका
मूविंग एवरेजेस, वॉलिंजर बैंड, वो जो भी आपको यूज करना है, सुपर ट्रेंड, वो यूज करके उसको अंडरस्टूड करो क्या वो प्राइस कब गिर सकता है। अगर गिरेगा तो आपको वहां पर एक ट्रेड मिल सकता है। तो डिमांड जोन का मतलब एक का एक प्राइस पे दोबारा आना, सप्लाई जोन का मतलब एक के एक सेम प्राइस पे ऊपर डबल टॉप करने के लिए आना। और डिमांड जोन डबल बॉटम या मल्टीपल बॉटम, सप्लाई जोन डबल टॉप या फिर मल्टीपल टॉप पे प्राइस का रुक जाना, उसके ऊपर जाना नहीं। तो वहां पर आपको एक बड़ा रेड कैंडल मिलना चाहिए सप्लाई जोन पे। जो बड़ा रेड मतलब वाइल्ड रेंज कैंडल, छोटी छोटी कैंडल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको चार्ट पे जाके समझना है तो हम लोग चार्ट पे लेके जाते हैं इसको। जैसे प्राइस बढ़ना चालू होती है ना, तो लोग बोलते हैं कि हमने तो डबल बॉटम पे खरीदा था। वो सही नहीं है। सही वो है कि प्राइस वहां पर आने के बाद किस टाइप का मूव करता है। जैसे मान लो ये टाटा स्टील है, ठीक है, तो टाटा स्टील में आपने देखा कि एक वो 3 जून 4 जून वाला छोड़ के बाकी के जो बॉटम थे, 13 मई की बॉटम, फिर यहाँ पर 19 अप्रैल की बॉटम, और फिर अभी 23 जुलाई की बजट डे वाली बॉटम। तो आप देखेंगे कि सिमिलर बॉटमों पे वो बार बार आके वहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। इसके लिए यहां से हम समझ सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, वैसे आपको सप्लाई जोन भी ढूंढना होता है। तो सप्लाई जोन देखिए, कभी कभी आपको फॉल सिग्नल भी आते हैं। फॉल सिग्नल मतलब एक का एक प्राइस पहले था, वहां पर वापस आया, वापस आने के बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और अचानक से वहां से रेड कैंडल चालू होके गिर रहा है। तो फॉल सिग्नल भी मिलते हैं कभी कभी आपको। तो फॉल्स सिग्नल का मतलब क्या है कि जो सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन पे बहुत सारे लोग रेडी थे बेचने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर गया, सारे लोग को लगा कि अभी वो सप्लाई जोन से कन्वर्ट, मतलब सप्लाई जोन से बाहर निकल गया है, मतलब और नई तेजी करेगा, और इतने में ही वो वापस गिरना चालू कर देते हैं। तो सप्लाई जोन का मतलब क्या है कि बार बार एक जगह पे प्राइस को आना और वहां से रिटर्न हो जाना। जैसे यहाँ पर देखिए आप, मल्टीपल टाइम प्राइस ऊपर आई और वहीं से वापस गिरना चालू कर गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब कि वहीं से प्राइस गिर सकती है, अगर उसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर ऊपर जा सकती है प्राइस। ठीक है, तो वैसे आपको बहुत सारे स्टॉक में डिमांड जोन, सप्लाई जोन आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फायदा एक ही होता है कि आपको सपोर्ट मिल गया, और अगर वो सपोर्ट टूटा तो उसके नीचे कौन सा सपोर्ट है वो मिल जाएगा। और सप्लाई जोन आपने ढूंढ के रखा है, तो अगर प्राइस वहां पर जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पर हमें प्रॉफिट बुक करनी है 50%। उसके बाद हमें वेट करना है कि वो सप्लाई जोन है, मतलब प्राइस नीचे आता है कि नहीं। कभी कभी अगर नहीं आएगा तो वो सप्लाई जोन क्रॉस करके सप्लाई जोन को डिमांड जोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसी हिसाब से जब मल्टीपल बॉटम टूट जाती है तो वो डिमांड जोन था, वो डिमांड जोन कन्वर्ट हो गया सप्लाई जोन में। जैसे मैं एक एक स्टॉक देख रहा था, इक्विटास बैंक। तो इक्विटास बैंक जो बंदा है, आप अगर उसको देखेंगे तो इन्होंने अपनी रिसेंटली जो डिमांड जोन था उसको ब्रेक डाउन कर दिए, और वही डिमांड जोन पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम बाय करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो स्पीड से गिरना चालू हो गया। उसका मतलब कि वो डिमांड जोन ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ही वो डिमांड जोन ब्रेक डाउन हो गया, तो सप्लाई जोन से डिमांड जोन का जितना डिफरेंस होता है उतना नीचे जाने के लिए वो रेडी हो चुका है। आप देख लो, तो उसका अभी नया जो सप्लाई जोन है इक्विटास का डिमांड जोन, वो हमने ड्रॉ किया है। ऑलमोस्ट 81 रुपीज का था एक, और वो तो उन्होंने रीच कर लिया, तो उसके नीचे जाएगा वो होएगा उनका 70 रुपीज वाला हो सकता है। कि वो एक दूसरा एक इसका डिमांड जोन है 76 और 71 वाला, क्योंकि पहले वो सप्लाई जोन बन के बैठा था, और जैसे वो सप्लाई जोन के ऊपर चला गया
तो अभी वो डिमांड जोन बन गया। तो आप देखेंगे तो अभी आज 81 प्राइस है, आने वाले समय में इसका प्राइस 76 से लेके नीचे में 70 तक जाएगा, और उसके नीचे आपका 60-65 तक जाना चाहिए। अगर मैं ऐसे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ का उसका सपोर्ट है। किधर सपोर्ट है, उससे पहले एक सपोर्ट ऑलरेडी वो एक सपोर्ट पे ही है, ठीक है। तो उसी को हम डिमांड जोन बोलते हैं, कि बार बार कहीं पर भी वो सपोर्ट पाता है वो। और सप्लाई जोन के लिए बार बार जहां पर रेजिस्टर आता है वो, ठीक है। चलिए, अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी ये मेरा खत्म हुआ है, तो जिनको कुछ पूछना रहेगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में ये खत्म होएगा। इसका रिकॉर्डिंग मैं आज यूट्यूब पे डालता हूँ और आप लोगों तक भेजने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। डिमांड जोन पे कब लेंगे हम? जब डिमांड जोन पे प्राइस आया, उसके बाद वहां पर एक वाइल्ड रेंज ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद आप उसको आरएसआई चेक करेंगे कि आरएसआई नीचे से रिवर्स होके ऊपर की साइड आनी चाहिए। साथ में आप वॉल्यूम भी चेक